बहू, मैं 1 महीने के लिए बाहर चला जाऊं तो तू इस घर को बेचकर ही खा जाएगी। ये लीजिए मम्मी जी, सामान की लिस्ट बना दी है। ये कुछ जरूरी सामान है जो मंगवाना है। कंचन ने लिस्ट अपनी सास सुलेखा जी के हाथ में थमा दी। सुलेखा जी ने चश्मा ठीक किया और गहरी नजरें गड़ा के हर सामान पढ़ा। फिर पैन लाने को कहा। ये दाल 2 किलो की क्या जरूरत है, 1.5 किलो ही बहुत है। और ये मूंगफली, वो भी आधा किलो ज़्यादा है, ये भी कम करो। 5 किलो घी। बहू, तू तो इस घर को ही डुबा देगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतना सामान लिख दिया। मैं नहीं रहूं तो तू इस घर को ही बेचकर खा जाएगी। तुझे क्या पता कितनी मुश्किलों से मैंने ये घर बनाया है, इसका एक एक सामान सजाया है। तेरी तरह राशन पर इतना पैसा फूकती तो ये घर ना बना पाती। लेकिन मम्मी जी, मूंग की दाल पापा जी की सेहत के लिए अच्छी रहेगी, उन्हें पचाने में भी आसानी रहेगी। और मूंगफली तो रोज खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता है। अब मूंगफली बादाम से तो सस्ती ही आती है, और अभी सर्दियों में आप लड्डू तो बनाओगे, इसीलिए इकट्ठा घी सस्ता पड़ेगा। अब 1-1 किलो घी लेना तो महंगा ही पड़ेगा। कंचन ने समझाना चाहा, तभी सुलेखा जी फिर से गुस्सा करने लगती हैं। तू अपनी गणित अपने पास ही रख, इकट्ठा घी लाना भी महंगा होगा। और तू मुझसे बहसबाजी मत कर। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह सामान हर महीने आता है उसी तरह से आएगा। तू मेरी रसोई में ज़्यादा दखल अंदाजी मत किया कर। अपना खाना बना और मुंह बंद रखा कर। सुलेखा जी के कहने के बाद कंचन फिर से चुप हो गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि उसको इस तरह से डांटा गया हो। सुलेखा जी की तो आदत ही हो गई है। वो अपनी बहू को अपने पैरों की जूती समझती हैं और उसकी बिल्कुल भी कद्र नहीं करती हैं। हर समय ताने देना, अपमान करना उनकी आदत में है। कंचन भी कुछ तो संस्कारों की वजह से सब सहन कर रही थी और कुछ उसकी मजबूरी थी। उसका पति रोहित ज्यादा कुछ कमाता नहीं था। ससुर सुरेश जी की तो सरकारी नौकरी थी, पर रोहित ज्यादा नहीं पढ़ा, तो उन्होंने ही एक बिजली की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बस वो उसी पर सुबह शाम बैठता था, पर कमाई इतनी भी नहीं थी कि दोनों जनों का पेट भी भर सके। घर का सारा मोटा खर्चा रोहित के पापा ही उठाते थे, इसलिए वो और कंचन उनसे दबकर रहते थे। उसके अलावा सुलेखा जी की घर में तूती बोलती थी। वो पूरे घर को अपनी उंगली पर रखती थीं और सब घर वालों को नचाती थीं। सुलेखा जी के एक ही बेटा है रोहित। पढ़ाई में ठीक नहीं था तो ज़्यादा ऊंची पढ़ाई नहीं कर पाया और घर पर ही रहा। अब भला बेरोजगार लड़के से कौन अपनी लड़की की शादी करता। सुलेखा जी ने जिद की और एक दुकान किराए पर ली और उसमें ही बिजली का सामान भरवा दिया, ताकि इसी बहाने रोहित व्यस्त रहे। शादी तो उनको भी बेटे की करनी थी। कोई भी लड़की वाला आता तो वो यही कहती, एक ही बेटा है हमारा, आगे पीछे जो भी है सब इसका ही है। कमाई का तो क्या है, दुकान तो चल रही है और मेरे पति की भी सरकारी नौकरी है। बुढ़ापे में हमें तो पेंशन मिलेगी, तो आपकी बेटी पर भार नहीं आएगा। वो हमारी जिम्मेदारी से तो मुक्त रहेगी। इतना बड़ा घर भी है और रहने वाले हम 3 लोग हैं। आपकी बेटी आएगी तो हमारे घर पर राज ही करेगी। ये घर सोना चांदी सब उसका ही होगा। कंचन के पिता ने ये सब सुना तो उन्हें लगा कि उनकी कंचन तो इस घर पर राज ही करेगी, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। कंचन को ये रिश्ता पसंद नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन मानसिक रोगी थी। पापा मम्मी उसके कारण तनाव में रहते थे। बहुत जगह इलाज करा चुके थे, बहुत सा पैसा भी लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए शादी करना आसान नहीं होगा, पर बेटी की शादी तो करनी ही है और छोटी बहन भी कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। सब कुछ सोच समझकर देखभाल करके कंचन के पापा ने हामी भर दी, पर वो ये भूल गए कि लड़की की शादी के लिए घर परिवार और ससुर जी की नौकरी से ज़्यादा ज़रूरी है कि लड़के की काबिलियत और उसकी कमाई देखी जाए। आखिर लड़की को जिंदगी लड़के के साथ ही बितानी है। पति की कमाई हो तो वो सिर ऊपर उठा के चल सकती है, गर्व से जी सकती है। कंचन और रोहित की शादी हो गई। शुरुआती दिन तो अच्छे रहे, पर बाद में उसकी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसकी सास उसकी हर बात और हर काम में टोका टोकी करने लगी थी, जो उसके लिए असहनीय थी। हर बात में वो ये जताने लगी थी कि उनका पति कमा रहा है तो उसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कंचन चाय बनाती तो सुलेखा जी टोक देती, थोड़ा दूध कम डाला कर, दूध आजकल बड़ा महंगा हो गया है।
कपड़ों पर ज्यादा साबुन मत घिसा कर, तेरे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं। ज्यादा देर तक लाइट पंखे मत चलाया कर, अब बिजली का बिल रोहित तो नहीं भर देगा। ये टीवी देखना तो लाइट की बर्बादी है, इन सब से कुछ नहीं मिलता है। कंचन का जीना मुश्किल हो गया था। वो मायके भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले वैसे ही बड़ी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। कंचन छुपकर आंसू बहा लेती थी। अब सास तो रोज ही ये जताती थी कि घर उसके पति की कमाई से ही चल रहा है। सच है, जो ज्यादा कमाता है वो सबके सिर पर सवार रहता है। सुलेखा जी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया, और उधर रोहित की कमाई भी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, इसलिए वो अपना दबदबा बनाए रखती थी। रोहित सुबह का गया रात को घर आता था। वो अपनी पत्नी को कभी कहीं घुमाने या सिनेमा दिखाने भी नहीं ले जाता था, क्योंकि थोड़ी बहुत जो दुकान से कमाई होती थी वो दुकान का किराया भरने में ही काम आ जाती थी, और ऊपर से रोहित के पापा अपनी कमाई में से पैसा देते थे। कंचन का जीवन एक मशीन की तरह हो गया था। सुबह जल्दी उठो, सारे काम करो, दिन रात सास के ताने सुनो। एक खुली जेल में वो सजा काट रही थी, पर उसके मन की सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले में आंसू बहाकर रह जाती थी। रोहित से क्या कहती, वो तो खुद अपने काम से रात तक घर आता था और सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल देता था। कंचन एक दिन खाना बना रही थी तो सुलेखा जी रसोई में आकर बोलती हैं, थोड़ा देखभाल के सामान काम में लिया कर, इतनी महंगाई का जमाना है और ये पापड़ सेकने की क्या जरूरत है, बेकार में ही सलाद काट रही है, कोई चीज मुफ्त में नहीं आती है, रोज रोज दाल बनाने की भी क्या जरूरत है, तेरे पापा जी और मैं तो कितना कम खाते हैं, घर में जो सबसे ज्यादा कमाता है जब वो ही नहीं खाए तो बाकी चीजें बनाने का क्या मतलब है, और तेरे पापा जी और मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, मत बनाया कर, पहले जो ज्यादा कमाता है उसका ध्यान रखा कर, रोहित के लिए दुकान टिफिन भेजकर भरने की क्या जरूरत है, वो वहां दिन भर बैठा ही तो रहता है। कंचन ये सब सुनकर चौंक गई। सुलेखा जी उसे हर बात में टोका करती थी और कंचन के मन को यही बात कचोटती थी। वो बेहद दुखी रहने लगी थी। घर का काम तो हो जाता था, उसके बाद कंचन अपने कमरे में ही रहती थी। उसकी पढ़ाई शादी के कारण अधूरी रह गई थी, जिसे वो पूरा करना चाहती थी। उसने अपनी सास को अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भड़क गई। अब भला पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, शादी तो तेरी हो गई है, तू घर ही संभाल। पर इस मामले में कंचन के ससुर जी ने उसका साथ दिया। तुम्हें क्या है, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, उसके बाद बचे समय में ये पढ़ना चाहती है तो क्या बुराई है, हमारा बेटा तो नहीं पढ़ पाया, कम से कम बहू तो पढ़ाई कर लेगी, हो सकता है ये पढ़ाई करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो हमारे रोहित का भी भाग्य खुल जाएगा। ससुर जी की सहमति मिलते ही वो पढ़ाई में जुट गई और उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी करते ही सुरेश जी ने उसे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया और कुछ महीनों बाद कंचन की सरकारी नौकरी लग गई। ये बात उसकी सास को हजम नहीं हुई। पढ़ाई तक तो ठीक था, पर अब बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा और वो किस पर राज करेगी। रोहित अपनी पत्नी की सफलता से बहुत खुश था। वहीं सुरेश जी ने बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, पर सुलेखा जी अड़ गईं कि बहू नौकरी नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा दे दी, नौकरी भी लग गई, पर नौकरी करना जरूरी तो नहीं है। तेरे ससुर जी कमा रहे हैं, हम खुद भी खाएंगे और तुझे तेरे पति को भी खिलाएंगे। मम्मी जी, खाना तो भिखारी को मंदिर के बाहर भी मिल जाता है, पर पेट भरना ही काफी नहीं है। उसे कितनी बार दुत्कारा जाता है, भीख के लिए सुनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता है। कंचन ने कहा, मैं भी यही सब सहन कर रही हूँ। मैं इस घर में रहती तो हूँ, खाना भी खाती हूँ, पर वो इज्जत की रोटी नहीं होती है, क्योंकि वो रोटी मेरे पति की कमाई से नहीं, मेरे ससुर जी की कमाई से आती है, और उसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। मैंने सब सहन किया क्योंकि मैं तब मजबूर थी, पर अब मजबूर नहीं हूँ। अब मैं भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं इज्जत की रोटी खा सकती हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मैंने मम्मी पापा का मन रखने के लिए शादी की थी। मुझे लगा था कि चलो कोई ना, एक ही बेटा है तो मेरी सास अपनी बहू के लाड करेगी, पर आपने तो मुझे दिन रात ताने दिए कि मेरा पति कमाता नहीं है। पर मम्मी जी, रोहित जी मेरे पति बनने से पहले आपके बेटे हैं। मैं भी कह सकती हूँ कि जब आपका बेटा इतना कमाता नहीं है कि वो अपनी पत्नी का पेट भर सके, तो आपने उसकी शादी क्यों की? क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की? क्या बहू को ताने देने के लिए ही ससुराल लाया जाता है?
ताकि वो ये सब सहन करती रहे। इन सब के बीच में मेरा क्या दोष है जो मुझे हर बात के लिए सुनाया गया? आखिर क्यों? आप मुझे कोई चीज़ प्यार से भी तो बता सकती थी। आप मुझे समझा भी सकती थी, कह सकती थी कि कोई बात नहीं, अभी रोहित की कमाई कम है तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएगी। ये दिलासा भी दे सकती थी कि अभी तो मैं और तेरे ससुर जी हैं, अभी तो मैं और तेरे ससुर जी हैं, तो तू किसी बात की फिक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। इन सब से मुझे कितनी हिम्मत मिलती, मैं आपकी दिल से इज्जत करती। पर अब मैं और नहीं सहन करूंगी। मैं नौकरी करूंगी और अपना अलग घर लूंगी जहां मैं इज्जत की रोटी खा सकूं। ये सुनते ही सुलेखा जी के पास कोई जवाब नहीं था। वो मन ही मन ग्लानि महसूस कर रही थी। तभी सुरेश जी बोले, बहू तुम नौकरी करो, पर अलग घर की जरूरत क्या है, यही सब साथ में रह लेंगे। पापा जी, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी ही वजह से हूँ। आप मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन मैं अलग घर लेकर रहूंगी, चाहे आपके सामने वाला घर ही ले लूंगी, ताकि वहां मैं इज्जत से अपनी मर्जी से रह सकूं। अब मैं नौकरी करूंगी तो दिन भर बाहर रहूंगी, घर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, फिर से घर में कलह होगी। वो सब मैं नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है हम आमने सामने रहें, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनकर रहेंगे, पास भी रहेंगे और दूर भी रहेंगे। मम्मी जी अपना घर संभालेंगी और मैं अपना घर संभालूंगी। रोहित भी चुपचाप खड़ा था। वो अपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं बोलता था, पर उसे भी पता था कि सुलेखा जी कंचन के साथ में कैसा व्यवहार करती हैं। उसने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कंचन ने ऑफिस जाने से पहले घर के सामने ही एक घर किराए पर ले लिया और वहां अपने पति के साथ इज्जत से रहने लगी। पाठकों, बेटा कमाता नहीं हो या कम कमाता हो तो उसका दोष बहू को क्यों दिया जाता है? सास ससुर जैसे दुख में अपनी बेटी का साथ देते हैं, वैसे ही बहू का साथ क्यों नहीं देते हैं? आपकी क्या राय है?